आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है आपके सामने, बुलडोजर ने कैसे कुचल दी साइकिल। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे 2024 से पहले बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ ने दर्ज की। और योगी आदित्यनाथ इस जीत के बाद देखिए बीजेपी ऑफिस पहुंचे, बीजेपी ऑफिस में मिठाई खाई और मिठाई खिलाई भी। ये योगी की बड़ी जीत है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, मिठाई खिलाई योगी ने। ये दरअसल जीत बड़ी इसलिए क्योंकि अखिलेश को उनके गढ़ में योगी ने शिकस्त दी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने इस बड़ी जीत के साथ रामपुर और आजमगढ़ की जीत के बाद योगी ने ट्वीट किया है, वो आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद जश्न भी दिखाऊंगा बीजेपी खेमे में कैसा जश्न है। देखिए जरा, योगी ने लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पर विश्वास की मोहर लगी है इस जीत के साथ। बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को यह जीत समर्पित है। उन्होंने लिखा, डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मुक्त आजमगढ़ रामपुर की जनता का हृदय से आभार योगी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत ऐतिहासिक है। उन्होंने लिखा, यह केंद्र और यूपी में डबल इंजन सरकारों के लिए समर्थन स्वीकृति का संदेश है। इस समर्थन के लिए लोगों का आभारी हूं। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने की है। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें जब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन जश्न दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में कैसे हुई है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये आप देख रहे हैं कैसे बीजेपी खेमे में जश्न हो रहा है। जीत का जश्न आप देख रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। ये जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि आजम खान का गढ़ रामपुर में हार हुई, अखिलेश का गढ़ आजमगढ़ में हार हुई है। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े हैं, वो देख रहे हैं आप। देखिए जरा, कुछ यही हाल हुआ, ये आप देख रहे हैं। बुलडोजर आया, साइकिल के ऊपर चढ़ा और साइकिल गिराकर ले गया। कैसे? सबसे पहले मैं आजमगढ़ की बात बता रहा हूं। ये बुलडोजर आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में 8,679 वोट से बीजेपी के निरहुआ जीते हैं। 8,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी जीती है। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव हार गए हैं आजमगढ़ से। बीजेपी को 3,12,000 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को 3,04,000 वोट मिले हैं। इसके अलावा आजमगढ़ दरअसल अखिलेश का गढ़ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, फास्ट मूव की जैसे। अखिलेश ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी थी दरअसल, और विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट को छोड़ा था। यूपी विधानसभा में मैनपुरी से चुनाव लड़े, विधायक बन गए, इसलिए आजमगढ़ सीट छोड़ी थी। 2019 में अखिलेश सोचिए इसी सीट से 2.5 लाख वोटों से जीते थे। जिस सीट से 2.5 लाख से जीते 2019 में, सिर्फ 3 साल बाद वो सीट हार गए। अब आप समझ सकते हैं हार कितनी बड़ी है। 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते थे। सोचिए, 14 में मुलायम जीते, 19 में अखिलेश जीते, और अभी 2022 उपचुनाव में हार गए दोनों ये सीटें। करीब 3.5 लाख यहां यादव वोटर है। सोचिए, आजमगढ़ में 3.5 लाख यादव है, 6.5 लाख के करीब ओबीसी वोटर है। उसके बाद 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं आजमगढ़ में, और सवर्ण मतदाता 3 लाख के करीब हैं, जो बता रहा है कुल वोटर 18,38,000 हैं आजमगढ़ में। उसके बाद भी अखिलेश चुनाव हार गए। 5 विधानसभा सीट आती हैं आजमगढ़ में, और पांचों की पांचों समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहां। उसके बाद भी ये सीट हार गए। अब आप समझ सकते हैं लहर क्या कहती है। अगला देखिए, अगली सीट आजम खान, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, आजमगढ़ से सांसद थे, अभी जमानत पर छूटे हैं, सहानुभूति वोट भी नहीं बटोर पाए। आजम खान रामपुर भी हार गए। 42,000 वोट से बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते हैं। बीजेपी को 3,67,000 वोट मिले हैं रामपुर से, और आसिम रजा को उतारा था। आजम खान के करीबी थे आसिम रजा, 3,25,000 वोट मिले। रामपुर दरअसल आजम खान का गढ़ है। आजम ने नजदीकी आसिम को उतारा था रामपुर से। 2019 में आजम खान खुद रामपुर से चुनाव जीते। जयाप्रदा को 1 लाख वोट से हराया था आजम खान ने। विधानसभा के लिए सीट छोड़ दी थी, लेकिन योगी का बुलडोजर यहां भी चढ़ गया। 5 विधानसभा सीटें आती हैं रामपुर में, 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। उसके बाद यह हाल है, 3 सीटों पर मुस्लिम आबादी में आपको बताऊं 50% से ज्यादा है, और 17 लाख से ज्यादा वोटर है। यहां से आजम खान भी विधायक हैं, यहां से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक हैं। उसके बाद भी ये सीट हार गए। मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है। ये अपने आप में बड़ा संदेश देता है
इस हार के बाद अखिलेश लाजवाब हैं, कोई जवाब नहीं है उनके पास। और योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर हमला करके कह रहे हैं यह परिवारवाद की बड़ी हार है। सुनिए जरा। एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब परिवारवादियों, जातिवादियों, सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने वाले पेशेवर माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों को किसी भी प्रकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारे पे कुछ भी नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है हमारे पास। सर लोकसभा चुनाव सर आप भी हार गए सर। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, दो नतीजे आए हैं, उस पर कुछ कहेंगे सर? अखिलेश जी, जो दो नतीजे आए हैं उस पर कुछ कहेंगे अखिलेश जी? सोचिए जरा, अखिलेश के पास कोई जवाब नहीं। हमारे रिपोर्टर अखिलेश राय उनसे सवाल पूछते रहे, अखिलेश यादव जवाब नहीं दे पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब हारने के बाद देखिए रोना शुरू कर दिया। ये बच्चों की तरह है, मैच हारने के बाद स्टंप लेकर भाग गए। कुछ वही स्थिति है। देखिए अब क्या कह रहे हैं आजम खान के सुपुत्र अब्दुल्ला आजम ने। देखिए क्या ट्वीट किया है। वो लिख रहे हैं बधाई हो। उन्होंने लिखा लोकतंत्र पर ठोको राज भारी है। अब उन्हें यह ठोको राज समझ आ रहा, मेरा देश सच में बदल गया है। इसके जवाब में अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया देखिए। गुंडागर्दी तुष्टीकरण से चुनाव नहीं जीत सकते। वो लिख रहे हैं सदन में अखिलेश यादव और सभा में आजम खान जो किया था कुछ दिन पहले के द्वारा किए गए अपमान का यह जवाब मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा जो अपमान किया गया सदन में उसका यह जवाब है। अखिलेश के द्वारा किए गए अपमान का जवाब मिल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जाऊं, उससे पहले आपको सुनवाता हूं आजम खान क्या कह रहे हैं। आजम खान को सुनिए और आजम खान को जवाब दे रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी। आजम खान तो अब कह रहे हैं धांधली हुई। सोचिए जब चुनाव जीत गए खुद तो ये धांधली नहीं थी, ईवीएम ठीक थी, और चुनाव हार गए तो अब ईवीएम खराब हो गई, धांधली शुरू हो गई। सुनिए जरा आजम खान को। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताने ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? भाई आपको क्या बताएं? आप हमें बताओगे या हम आपको बताएं? भाई लोकतंत्र का स्तंभ आप हो या हम हैं कमजोर लोग? आप बताएंगे हमें। अलग जगहों पर जहाँ पर उपचुनाव हुए हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। जहाँ तक रामपुर का सवाल है, रामपुर का चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। आज़ादी के इतिहास में मेरे ध्यान में पहला मौका होगा जब सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा था। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चुनाव के मैदान से गायब ही थी क्या थी, बल्कि इनडायरेक्टली समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, और रामपुर वो जगह है जहां 55% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण पर मोहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ सबके विकास पर मोहर लगाई है। योगी आदित्यनाथ जी के समावेशी विकास और समावेशी सुरक्षा पर मोहर लगाई है, और कानून के राज पर मोहर लगाई है। आइए अब उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो 2019 में अखिलेश यादव से आजमगढ़ में चुनाव हार गया और 2022 में अखिलेश के उसी गढ़ में अखिलेश को शिकस्त दी है। ये देखिए जरा, निरहुआ को आप देख रहे हैं। निरहुआ अपनी मां से मिले, वो तस्वीरें अगर दिखाइए, ये निरहुआ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपनी मां से मिलने पहुंचे, मां से आशीर्वाद लिया निरहुआ ने, और जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं निरहुआ।
महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आजमगढ़ की जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है, और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। जो पार्टी के नेता उन्हें जाता है, और ऐसी धूप में उन्होंने बेचारों ने मेहनत की है। यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगे रहे बेचारे, उन्होंने ये नहीं देखा कि हम धूप है, गर्मी है, बारिश है, क्या लगे, मतलब रात के 12-12 बजे सोए घर जाकर। तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव के खेमे में अब मायूसी है। ये बहुत बड़ी जीत है, इसके मायने समझिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, उससे पहले 2 लोकसभा उपचुनाव अखिलेश यादव अपने गढ़ में हार गए। तो बाकी जिलों में, बाकी लोकसभा क्षेत्रों में क्या हो गया? देखिए, अखिलेश यादव गाड़ी में बैठे, माइक लगाया गया, जवाब नहीं दिया, मास्क लगाए हुए थे, गाड़ी में बैठे, बार बार सवाल पूछा गया, कुछ नहीं बोल रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। 2 सीटें, सोचिए, आजमगढ़ और रामपुर जैसी सीटें हार गए, इसलिए अब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भी चुटकी ले रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। ओवैसी क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताने जा रहा हूं। ओवैसी के साथ मायावती भी अब चुटकी ले रही है, देखिए जरा। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है, समाजवादी पार्टी में बीजेपी को हराने की काबिलियत भी नहीं है और ना ही कुव्वत है। ओवैसी आगे लिख रहे हैं, मुसलमानों को चाहिए कि वो कीमती वोट निकम्मी पार्टियों में जाया करने की बजाय अपनी खुद की आजाद सियासी पहचान बनाएं और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करें। जी हां, पासा भी फेंक दिया इसी बहाने। मायावती क्या लिख रही हैं? उन्होंने लिखा, बीएसपी में ही बीजेपी को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। मायावती लिख रही, ये बात खासकर समुदाय विशेष को समझाने की कोशिश जारी रहेगी, समुदाय विशेष यानी मुसलमानों को, ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। यानी उनका कहना है कि हम ही हम हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं। वैसे ही कह रहे हैं, हम ही मुसलमानों के ठेकेदार हैं, सभी ठेकेदारी लेने में जुटे। लेकिन आखिर योगी ने कैसे अखिलेश को उनके गढ़ में हराया? बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से चला है, और क्या बाबा के बुलडोजर की ही जीत है? देखिए रिपोर्ट। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। बाबा का बुलडोजर यानी जीत की पक्की गारंटी, और इस बार तो अखिलेश की साइकिल को बाबा के बुलडोजर ने कुचल ही डाला। योगी ने अखिलेश को आजमगढ़ में पटकनी दी तो आजम खान को रामपुर में शिकस्त। बाबा की ये जीत 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर भर है। योगी 2024 में पीएम मोदी को यूपी से बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। उपचुनाव से पहले यूपी में जुमे को पत्थरबाजी और अग्निपथ के नाम पर उपद्रव हुआ, लेकिन योगी ने यूपी में आग लगाने वालों पर जमकर बुलडोजर चलाया। बाबा का यही बुलडोजर आजमगढ़ और रामपुर के लोगों को भा गया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लोकतंत्र की जगह धोखा तंत्र, ठोको तंत्र, हेरा फेरी तंत्र और मशीनरी का दुरुपयोग तंत्र देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीटें किस तरह से हरवा दी गई इस तंत्र के माध्यम से, ये साफ जनता ने देखा है। आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। क्षेत्रवाद, वंशवाद पार्टियों को जनता जनार्दन ने नकार दिया है और राष्ट्रवाद को वोटिंग दिया है। कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा हुआ है। जातिवाद, क्षेत्रवाद को नकार कर राष्ट्रवाद को विजय बनाया है और गरीब कल्याण योजना, मोदी योगी जी की लोकप्रियता, जिसके कारण आज प्रचंड जीत हुई है। 2024 लोकसभा के लिए योगी ने यूपी में 75 सीट जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अखिलेश को उनके गढ़ में हराने के बाद योगी ने टारगेट और बढ़ा दिया है।
अब उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतने का योगी दावा कर रहे हैं। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि योगी का मिशन 80 क्या है उत्तर प्रदेश में। ये आपके सामने आ गया, देखिए जरा। 2024 की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है। ग्रिड हटाइए। 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली, 71 सीटें। 2019 में बीजेपी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 2024 में अब टारगेट क्या है? 80 सीटों का, यानी टारगेट और बढ़ गया है। योगी का बुलडोजर चल रहा है। योगी को यकीन है, लोगों को बुलडोजर पर भरोसा है और लोग समझते हैं कि इससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। अपराध को लेकर योगी का जीरो टॉलरेंस है। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर जेल में या अपराध छोड़ चुके हैं। यूपी में लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं योगी 2.0 में, और माफियाओं पर भी लगातार एक्शन हो रहा है। अपराध मुक्त यूपी की मुहिम उत्तर प्रदेश में जारी है। बीजेपी की योजनाओं को भी समर्थन मिल रहा है। ये दोनों उपचुनाव कम से कम यही बता रहे हैं। अब जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं। क्या योगी मिशन 80 में कामयाब होंगे? सुनिए जरा। आजम के गढ़ में नहीं चला है, ये समझ लीजिए समाजवादी पार्टी के ताबूत पे कील ठोक दी गई है। और जिस प्रकार से समाजवादी ने पार्टी ने जो अराजकता फैला रखी थी उसका जवाब दिया है जनता ने। अब समाजवाद से लोग त्रस्त आ गए हैं कि पब्लिक अब सब समझ रही है। फिर से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और इसका एक ये झांकी थी। समाजवादी पार्टी सफाईवादी पार्टी हो गई, खत्म हो गया इनका काम। अरे योगी जी का बुलडोजर तो चलना ही था, तो आज उनके गढ़ में योगी जी ने इनको उनका रास्ता दिखाया है कि किस तरीके से भाजपा और रामराज की ओर ये प्रदेश बढ़ रहा है। वहाँ की भी जनता सपा से पूरी तरह त्रस्त थी और बीते कार्यकाल में सपा ने वहाँ कोई भी काम नहीं कराया है, जिस वजह से उनका वहाँ पे हारना तय था। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं आज की अगली खबर। अगली खबर उत्तर प्रदेश से सीधे चलते हैं आपको लेकर महाराष्ट्र। दूसरा राज्य और दूसरी सियासी हलचल। महाराष्ट्र का महा सस्पेंस बरकरार है। पिछले लगभग 5 से 7 दिन से लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं अब आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जो बागी विधायक हैं, इनमें असुरक्षा बढ़ रही थी। इनमें डर और खतरा जान का था कि इनकी जान पर न बनाए महाराष्ट्र में जो हालात बन रहे हैं, इसलिए इन्होंने सुरक्षा की मांग की। आपको बताऊं इनके घरों पर क्या हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इनके घरों पर तोड़फोड़ हुई। एम्बियंस दीजिए। शिवसेना के कार्यकर्ता देखिए गाड़ियों में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कैसे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये देखिए विधायकों के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। केंद्र सरकार ने विधायकों को सुरक्षा दी है। Y+ कैटेगरी, जी हां, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा विधायकों को दी गई है। अब केंद्र ने सुरक्षा बढ़ा दी है। ये Y+ कैटेगरी सुरक्षा मतलब विधायकों को अब अपनी सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं होगा। देखिए जरा रिपोर्ट जल्दी से, फिर आपको बताऊंगा Y+ कैटेगरी में विधायकों की सुरक्षा कैसे होगी। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अपने घरों दफ्तरों पर हमले की तस्वीर दे गुवाहाटी में बैठे विधायकों की टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इसके बाद बागी विधायकों के घर से लेकर दफ्तर तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिवसेना के बागी एमएलए सदा सरवनकर के दादर के घर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। 15 बागी विधायकों को सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई है। इसके बाद गुवाहाटी में बैठे विधायकों ने राहत की सांस ली है। इन 15 विधायकों के साथ ही गुवाहाटी में बैठे सभी विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं सुरक्षा विधायकों की कुछ इस तरह से होगी। एकनाथ शिंदे आपको नजर आ रहे हैं और उनके चारों तरफ इस तरह सुरक्षा दस्ता होगा। बागी एमएलए को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली है। जितने विधायक हैं, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ये सुरक्षा मुहैया कराता है। केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा इन विधायकों को दी है। 15 बागियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो 15 बागी जिनके ऊपर एक्शन की तैयारी उद्धव ठाकरे ने की। मंगेश कुदलकर, प्रताप रमेश को सुरक्षा दी गई। ये उन बागी विधायकों का नाम है। प्रकाश सुर्वे, सदानंद योगेश को ये Y+ सिक्योरिटी दी गई है। इसके अलावा संजय शिरसत, लताबाई,
यामिनी को यह सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 15 विधायक हैं, इनमें प्रदीप, संजय राठौड़, दादाजी को यह सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई है। दिलीप लांडे जो कल ही पहुंचे हैं, दिलीप लांडे, बालाजी संदीपन को भी यह सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस सुरक्षा में क्या क्या होगा देखिए, विधायकों के घर पर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। शिव सैनिकों के हमले के बाद यह सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर यह किया है। Y+ में आपको बताऊं 11 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। सीआरपीएफ के 11 जवान इस तरह के होंगे, इनमें 1 या 2 कमांडो भी तैनात किए जाते हैं। इसके साथ ही 2 PSO भी होंगे इनकी सिक्योरिटी दस्ते में Y+ कैटेगरी में। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कैसे वो सुरक्षा होगी, कैसा होगा, ये देख रहे हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं कि कैसे जो राज्यपाल हैं, जो जिनको कोविड हो गया था, कोविड के बाद राज्यपाल कैसे आज वापस आए। अब तक अस्पताल में एडमिट थे। राज्यपाल के वापस आने का मतलब है कि अब सियासी उठापटक और ज्यादा तेज होने वाला है। अगली तस्वीर दिखाइए। राज्यपाल ने एक चिट्ठी लिख दी है सुरक्षा को लेकर। ये जो आप चिट्ठी देख रहे हैं, डीजीपी और कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये आपको बताता हूं। आइए, राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है, उधर केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी मुहैया कराई है, इधर राज्यपाल ने भी चिट्ठी लिख दी है। देखिए जरा राज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, ये आप देख रहे हैं। ये कमिश्नर हैं संजय पांडे और ये डीजीपी हैं रजनीश सेठ। इन्हें राज्यपाल ने लिखा है। अस्पताल से वापस लौटते ही राज्यपाल एक्शन में आ गए हैं। अब तक वो एडमिट थे। कोश्यारी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को खत लिखा है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी चिट्ठी सीसी की है। सभी बागी विधायकों को सुरक्षा देने को कहा, यानी Y+ कैटेगरी की तो सुरक्षा मिली है, लेकिन पुलिस भी सिक्योरिटी दे। विधायकों को उचित सुरक्षा मुहैया कराने को राज्यपाल ने कह दिया है। 25 जून को बागी विधायकों की चिट्ठी का दावा किया है कि उनकी भी चिट्ठी आई है राज्यपाल के पास। 38 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी की बात कही गई है। बागी विधायकों ने सुरक्षा हटाने की शिकायत राज्यपाल से की थी कि पुलिस ने हमारी सुरक्षा हटा ली है। सरकार ने घर और परिवार की सुरक्षा को लेकर यह चिंता जताई थी। बागी विधायकों ने 47 बागी विधायकों को राज्यपाल ने सुरक्षा के निर्देश पुलिस को दिए हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पुलिस को राज्यपाल से क्यों कहना पड़ा, उसकी एक वानगी देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी रही है। देखिए ये तोड़फोड़ हो रही थी, ये देखिए पुलिस खड़ी तमाशा देख रही। पुलिस वाला खड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। उसके सामने आप देखिए कैसे मंगेश कुर्ला से विधायक है, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और पुलिस वाला सिर्फ खड़ा रहा, किसी को नहीं रोका, किसी पर डंडा नहीं चला। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इसी तरह की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बागियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और ये जो तोड़फोड़ है ये उल्लासनगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां भी ये तोड़फोड़ की गई थी और इस तोड़फोड़ की वजह से ही पुलिस को चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन इस बीच आपको बताऊं इसके पीछे एक और बड़ी वजह है। ये आखिर हो क्यों रहा है? संजय राउत ने आज एक ट्वीट किया है। संजय राउत के अचानक तेवर बदल गए, बहुत आक्रामक हो गए। उन्होंने क्या ट्वीट किया है देखिए, संजय राउत का ट्वीट है। ये डिप्टी स्पीकर की तस्वीर लगाई है और लिखा है, कब तक छिपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। संजय राउत ने लिखा है। संजय राउत ने लिखा तो आदित्य ठाकरे बड़ी बैठक करने गए थे। सेना भवन में आदित्य ठाकरे पहुंचे थे और अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। लगभग एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। कैसे संजय राउत से लेकर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे सीधे सीधे बागी विधायकों पर हमलावर हैं। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है ये आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट में इस वक्त आर पार की लड़ाई शुरू है। शिंदे गुट पर संजय राउत, आदित्य ठाकरे हमलावर हैं। बागी विधायकों पर राउत का एक आपत्तिजनक बयान सामने आया। संजय राउत कह रहे हैं 40 लोग जो गुवाहाटी में हैं वो जिंदा लाश हैं। उनका कहना है उनकी बॉडी महाराष्ट्र आएगी, आत्मा उनकी मर चुकी है। संजय राउत ने कहा शरद पवार ने राउत के इस बयान से किनारा कर लिया है। विवाद के बाद संजय राउत ने भी इस बयान पर सफाई दी बाकायदा। कब तक गुवाहाटी में छिपोगे, चौपाटी तो आना होगा, ये संजय राउत ने पहले कहा। आदित्य ठाकरे ने बागियों को फिर गद्दार बताया है। हिम्मत है तो मुझसे सीधे बात करो, ये आदित्य ठाकरे ने कहा। हिम्मत है तो चुनाव लड़कर दिखाओ, वापस आओ। जिसने धोखा दिया उन्हें हम माफ नहीं करेंगे, ये आदित्य ठाकरे ने कहा है। जिन्हें आना है आए और जिन्हें जाना है वो जाएं। आदित्य ठाकरे ने ये फिल्मी डायलॉग भी मारा, हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। इसके साथ ही उद्धव के तेवर के बाद शिवसेना बागियों पर और ज्यादा अटैकिंग और आक्रामक हो चुकी है।
आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं, सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं, और संजय राउत के अलावा आदित्य ठाकरे भी आज किस तरह से बागी विधायकों पर हमलावर थे, दोनों को सुनिए जरा। हे जे 40 लोक तिकडे ते आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या. हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल, लटपटतायत तिकडे. हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनानं. त्यांना माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकेल. येऊन दाखवावं त्यांनी, आणि प्रकाश सुरेने तर येऊनच दाखवावं, माझं चॅलेंज आहे. पण जे बंडखोर आहेत, जे फुटीरवादी आहेत, त्यांना माफी नाही, त्यांना क्षमा करणार नाही महाराष्ट्र, हे आपण शपथ घेऊन पुढे निघालेलो आहे. कारण आपले दरवाजे खुले आहेत, ज्यांना जायचं त्यांच्यासाठी पण खुले आहेत, ज्यांना यायचं आहे त्यांच्यासाठी पण अजूनही दरवाजे खुले आहेत. पण कोणासाठी, तर त्यांच्यातून जे चांगले आहेत, जे आपल्यातले आहेत, जे अजूनही आपल्याशी मनानी, हृदयानी, मनानी जुळलेले आहेत त्यांच्यासाठी आहेत. जे स्वतःला विकून गेले आणि दुसऱ्यांना विकत घेण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्यासाठी दरवाजे कदापि खुले नाही आहेत. आणि फक्त शिवसेनेचे म्हणत नाही मी, महाराष्ट्राचे दरवाजे आता बंद झालेले आहेत. तो आपने देख लिया किस तरह से शिवसेना या संजय राउत हो या आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे अटैक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं. देखिए जरा, ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं ठाणे की. ठाणे में एक पोस्टर लगाया गया था, उद्धव ठाकरे के समर्थन में बहुत कुछ लिखा था. एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने उस पर कालिक पोत दिया कर. ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं. ठाणे, आपको बताऊं, ठाणे मुंबई से सटा ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है, और वहां उद्धव ठाकरे से ज्यादा एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं. अगली तस्वीर दिखाइए जरा, गुवाहाटी में क्या हो रहा है. ये देखिए, एक और विधायक उदय सामंत, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उदय सामंत गुवाहाटी पहुंच गए. एक और विधायक, यानी लगातार शिंदे की ताकत बढ़ रही है. एक और विधायक पहुंच गए, उन्हें रिसीव करने बाकी विधायक वहां होटल में मौजूद थे. रेडिसन ब्लू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सूरत से वहां. ये देखिए, एकनाथ शिंदे ने गले लगाया है, ये मंत्री भी हैं. लगभग 7 से 8 मंत्री उद्धव के एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंच गए. अब आप समझिए क्या हालत हो गई है. अगली तस्वीर दिखाइए, होटल में केक कट रहा है. देखिए जरा, एक विधायक है नरेंद्र बोर्डेकर, ये देखिए उन्होंने केक काटा. एकनाथ शिंदे खड़े हैं, बाकी विधायक ताली बजा रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं. तो ये बता रहा है कि गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है. तो शिंदे का आगे का प्लान क्या है, शिंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, शिंदे आखिर कैसे मात देंगे, सवाल यह है. क्योंकि महाराष्ट्र में दूसरी शक्ल सूरत है. देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, शिंदे आगे बैठे हैं, शिंदे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आगे कैसे उन्हें एक्शन लेना है. तो आइए मैं आपको बताऊं, उद्धव की चेतावनी के बावजूद शिंदे फुल एक्शन में है इस वक्त. शिंदे गुट की ताकत दरअसल लगातार बढ़ रही है. जैसे कि मैंने तस्वीरों में आपको दिखाया, गुवाहाटी में 4 दिनों से ठहरे हुए ये बागी विधायक. एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा दी. ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अर्जी लगाई गई है. 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने अयोग्य ठहराने का नोटिस भेजा था. अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को भी चुनौती दी गई है, और डिप्टी स्पीकर ने खारिज किया था दरअसल अविश्वास प्रस्ताव. अजय चौधरी को नेता बनाने को भी चुनौती दी गई है. अयोग्य याचिका पर कार्रवाई न करने की भी मांग की गई है, और सुनील प्रभु की चीफ व्हिप बनाने को भी चुनौती दी गई है. शिंदे के साथ गोगावले ने भी याचिका दायर की है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. 10:30 बजे कल बेंच बैठेगी, और 34 नंबर पर लिस्टेड है मामला. तो लगभग 11 से 12 बजे के बीच इस मामले में सुनवाई संभव है. 2/3 बहुमत का दावा कर चुके हैं शिंदे. बीजेपी के बड़े नेता के साथ शिंदे की सीक्रेट मुलाकात हुई, ऐसी खबरें हैं. गुजरात में आधी रात को शिंदे की वडोदरा में यह मुलाकात हुई है. गुवाहाटी से वडोदरा जाकर शिंदे किसी बड़े नेता से मिले, किससे मिले यह तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बहुत मायने हैं. आइए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है आपको, बड़ी खबर बता दें. 48 घंटे के अंदर आपको बताऊं कि दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा में इस वक्त स्पीकर नहीं है. स्पीकर नाना पटोले थे, कांग्रेस के नेता, वो अध्यक्ष बना दिए गए, उन्होंने वो पद छोड़ दिया. अब तक डिप्टी स्पीकर है, वही फैसले ले रहे हैं. लेकिन 48 घंटे में स्पीकर की नियुक्ति संभव है. राज्यपाल 48 घंटे में मंजूरी दे सकते हैं. सूत्र है कि स्पीकर की नियुक्ति पर सदन में वोटिंग हो सकती है. शिंदे गुट सदन से गैर हाजिर रह सकता है. स्पीकर की नियुक्ति के बाद लौट सकते हैं बागी विधायक. तो आइए अब आपको सुनवाता हूं जरा
बागी विधायक दीपक केसरकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा आगे की क्या तैयारी। ये जो एक्शन सब इलीगल एक्शंस है, हम कोर्ट में जाएंगे, हम सब इलीगल एक्शंस को क्वैश करके लेंगे। हमारा तो ये कहना है कि हम लोग कांग्रेस एनसीपी के साथ बिल्कुल नहीं जाए। मैं खुद प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन, तो मैंने अच्छी तरह से पूरे एक्ट्स पढ़े हैं। आप अगर नोटिस देते हैं तो जिस दिन नोटिस मिलते हैं उससे 7 दिन का समय लगता है, उसको उपसभापति कैसे रिड्यूस कर सकते? इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो भी लीगल नहीं है, तो हमें उसको चैलेंज करना पड़ेगा। फिर अगर 7 दिन का समय मिलना ये हमारा हक है, तो हक हम लोग मांगेंगे और उनको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वो किसी भी कानून के प्लेटफॉर्म पर वो टिकेगा नहीं। अब आइए बात करने जा रहे हैं कि आपने एक बागी विधायक को तो सुन लिया, लेकिन यहां तो बड़ी फौज है, पूरी फौज खड़ी है जिसमें 40 से ज्यादा अकेले। ये देखिए, ये जो बागी विधायक हैं इनका मुकद्दर क्या है आगे का। इनकी सदस्यता रहेगी, इनकी सदस्यता जाएगी, डिप्टी स्पीकर इन्हें अयोग्य ठहरा देंगे, या फिर आपको बताऊं कि डिप्टी स्पीकर जो है, डिप्टी स्पीकर खुद उनकी छुट्टी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कहीं। आइए बताते हैं कैसे मुमकिन है, ये विधायक जाएंगे या डिप्टी स्पीकर खुद चले जाएंगे। ये देखिए, दरअसल ग्रिड हटाइए, 16 बागियों को अयोग्य करार देने की मांग की गई है। पहली बात, 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा जा चुका है और कल बागी विधायकों पर सुनवाई होनी है। ये मैंने आपको बताया, शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से दरअसल मांग की है और इससे पहले शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी बाकायदा। शिंदे गुट की डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग है। वो तो कह रहा है डिप्टी स्पीकर को हटा दीजिए। नरहरि झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, उनका कहना है। डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, उनका कहना है। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल भी एक्टिव हो चुके हैं इस वक्त, एडवोकेट जनरल से वो भी कानूनी सलाह ले रहे हैं। डिप्टी स्पीकर भी लीगल लोगों से मिल रहे हैं जो जानकार हैं, कानूनी जानकार। डिप्टी स्पीकर एनसीपी से आते हैं, यानी शरद पवार की पार्टी से हैं। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद स्पीकर का पद खाली हुआ था जो अब तक खाली है। यही मैंने आपको शुरू में बताया कि 48 घंटे के अंदर स्पीकर की नियुक्ति हो सकती है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं देवदत्त कामत क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। बहुत सारी मीडिया में ये चर्चा आ रही है कि हम लोग के पास 2/3 है एंड देयरफॉर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। ये यू कैन आस्क एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर दैट दिस इज टोटली रॉन्ग। द कॉन्सेप्ट ऑफ 2/3 अप्लाइज ओनली इफ देयर इज अ मर्जर। ये सिर्फ बोलने से कि हम लोग के पास 2/3 मेजॉरिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्क्वालिफिकेशन पे। जब तक आप अपनी जो एमएलएज है कोई और पार्टी में मर्ज नहीं कर सकते, दैट टिल दैट टाइम डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाइज। नाउ इन दिस केस टिल टुडे एज वी स्पीक देयर इज नो मर्जर। दे हैव ऑलरेडी बीन committed the act of voluntarily giving up. Disqualification petitions have already been filed and आज तक कोई मर्जर नहीं है। ये जो मर्जर का कॉन्सेप्ट आया 2003 में, इसके पहले जो था स्प्लिट का प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप 1/3 लेके फैक्शन बना सकते हैं। तो आइए दूसरे खेमे की बात करते हैं। एनसीपी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, बीजेपी में। ये देखिए जरा, फडणवीस लगातार मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। देवेंद्र फडणवीस विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर एनसीपी और कांग्रेस भी दूसरी तरफ मुलाकात कर रही है। ये देख रहे हैं शरद पवार। पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। अजित पवार एक्शन मोड में। अब जरा सुनिए, शरद पवार आज दिल्ली आए हुए हैं। दिल्ली में दरअसल यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, उनका नॉमिनेशन है। तो शरद पवार मुंबई से दिल्ली आए, उसके बाद क्या कहा सुनिए जरा। शिवसेना का इंटरनल मामला है, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं है। हम तो देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि शिवसेना के जो बागी विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में नहीं, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इनकार भी नहीं करता, पर मेरा ऐसा कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं। सर, देवेंद्र फडणवीस जो भी उनका विवाद है, उनका आपसी विवाद है, उसके कारण ये घटनाक्रम हुआ। मूल सब्जेक्ट है कि ये सब बंडखोर एमएलएज के साथ जैसे एकनाथ शिंदे ने कहा था।
तो अब कल महाराष्ट्र के लिए बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली एक और बड़ी खबर है। जर्मनी में कैसे मोदी मोदी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के म्यूनिख में लैंड हुए। तस्वीरें दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त म्यूनिख में उतरे, उनके स्वागत के लिए वहां भारी भीड़ थी। खुद जर्मनी का डेलीगेशन था, उसके अलावा भारतीय भी मौजूद थे। वो भी तस्वीरें में, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री जब पहुंचे एम्बियंस के साथ, जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्हें देखने वालों के लिए देखिए भारी भीड़ लग गई। मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे लगने लगे। प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोगों का बड़ा हुजूम था। अगली तस्वीर जरा फुल स्क्रीन लीजिए। फुल स्क्रीन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। फुल स्क्रीन सुनिए। आपने सीख लिया कोई हिंदी सीख लिया। आपने सीख लिया कोई हिंदी सीख लिया। आपने सीख लिया कोई हिंदी सीख लिया। तो आइए अब आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में देखिए किसी रॉक स्टार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वो भारतीय जो रहते हैं जर्मनी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। तो आइए आपको बताऊं कि जर्मनी में कैसे मोदी मोदी कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा और जर्मनी में कितने दिन रहने वाले हैं और क्या प्रोग्राम है पीएम मोदी का, ये देखिए जरा। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों की भीड़ मौजूद थी। प्रधानमंत्री ने कहा भारत ही लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा आपातकाल भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा है। 47 साल पहले आज के दिन इमरजेंसी लगाई गई। पीएम ने लगे हाथ जर्मनी में सीधे हमला किया इमरजेंसी को लेकर भी। अब भारत अब पीछे रहने वाला देश नहीं है। पीएम मोदी ने कहा भारत लटकाने वाली मानसिकता से बाहर निकला है। उन्होंने कहा देश ना होता है चलता है, देश में जो होता है चलता है वाली जो मानसिकता थी वो छोड़ दी है। दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। पीएम मोदी ने कहा भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे रहा है दरअसल दुनिया को। भारतीय कहीं भी रहे भारत पर गर्व करते हैं। दुनिया में पहले भारतीय भारत के राष्ट्रदूत हैं, पीएम मोदी ने जोड़ा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे तो क्या कहा उनसे। वो दिन चले गए साथियों, वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस फंड CDRI के माध्यम से हम पूरी दुनिया को आपदाओं से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का लाभ दुनिया को दे सके। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा। आज भारत के लोगों को भरोसा है कि उनका पैसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को म्यूनिख में सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जर्मनी के बाद 26-27 जर्मनी में रहेंगे, उसके बाद 28 को यूएई जा रहे हैं। जी हां, तो हुआ यूएई में क्या है, G7 शिखर सम्मेलन के बाद जर्मनी में G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के सम्मेलन में शामिल होंगे, उसके बाद यूएई जाएंगे। जर्मनी से सीधे यूएई जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात पहुंच जाएंगे, वहां लैंड करेंगे। उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। यूएई के नए राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक हैं शेख, और शेख खलीफा बिन जायद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके निधन पर शोक जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई जा रहे हैं। अबू धाबी के शासक थे मामाइम शेख खलीफा, इसलिए पीएम का दौरा है ये यूएई का। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।